हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत है आपका राज्य व्यवस्था की इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं, जो प्रमुख शेड्यूल्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि जो ओरिजिनली या मूल तौर पे भारतीय संविधान में कितने शेड्यूल्स थे 8 थे। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, हमारी ज़रूरतें बढ़ती गई, चीज़ों की हमें और ज़रूरत पड़ती गई, तो वर्तमान में कितने शेड्यूल्स हैं? वो हैं 12। तो याद रखिएगा कि ओरिजिनली कितने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स हैं, तो वो कितने हैं, और प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, तो 12 हैं। ओके। और शेड्यूल्स होते क्या हैं? तो शेड्यूल्स के बारे में सबसे पहली चीज़ आप ये याद रखिए कि शेड्यूल जो है बेसिकली क्या है, एक टेबल है जिसके अंदर बहुत सारी जो एडिशनल डिटेल्स हैं उन्हें रखा गया है, जो कि आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद के अंतर्गत जिनका वर्णन नहीं है। तो चलिए हम लोग इन 12 शेड्यूल्स या अनुसूचियों का डिस्कशन करते हैं। उसमें देखते हैं कि पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे शेड्यूल्स में किन चीज़ों के बारे में बात की गई है। पेपर में सीक्वेंस पूछता है, उसके अंदर क्या चीज़ों का वर्णन है उनको पूछता है, और कुछ और स्पेशल या डिटेल्ड फैक्ट्स भी पूछता है। तो देखिए, पहली अनुसूची या फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? राज्यों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाओं का वर्णन है। तो जितने राज्य हैं उनके नाम, उनका जो जुडिशियल एरिया है, यानी कि कहाँ पे उनका जुडिक्शन लगता है, उसका भी उसमें वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची में प्रमुख पदाधिकारियों का, जो पोस्ट पे जो नियुक्त व्यक्ति होगा, जैसे कि प्रेसिडेंट है, राज्यों के राज्यपाल हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनके वेतन, भत्ते, पेंशन का उल्लेख किया गया है। सेकंड शेड्यूल में बेसिकली क्या है, जो सैलरी है, पेंशन है और भत्ते, इन सब का क्या किया गया, वर्णन किया गया है। तो इसमें कुछ नाम दिए गए हैं, उन नामों को अक्सर करके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो दूसरी अनुसूची में किन किन लोगों के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया, तो उनके नाम देख लीजिए आप। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभा अध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभा उपसभापति। जिन राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है, जिन राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है, उनके सभापति और उपसभापति के वेतन, भत्ते और पेंशन का भी उल्लेख आपको दूसरी अनुसूची में मिलेगा, सेकंड शेड्यूल में मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वर्णन आपको, न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, पेंशन का उल्लेख मिलेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का भी रहेगा। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जिसे क्या बोला जाता है, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके वेतन और भत्ते, पेंशन का भी उल्लेख आपको दूसरी सूची में मिलेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, और ये चीज़ों का सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। पेपर में डायरेक्ट सीक्वेंस पूछेगा, और वो ये भी पूछ लेगा कि किनका शेड्यूल सेकंड या दूसरी अनुसूची में वर्णन है वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में। आगे देखते हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ प्रतिज्ञान, ओथ जो ली जाती है, जो भी व्यक्ति, जैसे कि एमपी, एमएलए, ये सब लोग जब चुने जाते हैं तो उनको शपथ दिलाई जाती है। तो ये शपथ तीसरी अनुसूची के तहत ही लिया जाता है। ओके। लेकिन एक दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि राष्ट्रपति, जो कि अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेता है, उसके शपथ का वर्णन क्या है कि तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया। और राज्यपाल, जो कि 159 अनुच्छेद 159 के तहत शपथ लेता है, उसका वर्णन भी कहाँ, तीसरी अनुसूची में नहीं है। तो ये दो क्या है, बेसिकली अपवाद हैं। ये दोनों तीसरी अनुसूची के तहत शपथ नहीं लेते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप एकदम ज़बरदस्त तरीके से कंफ्यूज होंगे, और पेपर में 99.99% चांस होते हैं कि आप क्वेश्चन गलत कर दें। देखिए, चौथी अनुसूची देखते हैं, फोर्थ शेड्यूल। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन एवं उनके प्रशासन के बारे में वर्णन के बारे में है। कौन? फोर्थ शेड्यूल। तो याद रखिएगा, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुसूची या शेड्यूल से है? तो याद रखिएगा, फोर्थ शेड्यूल से संबंधित है। फिफ्थ शेड्यूल देखते हैं। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित और
अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं छठवीं अनुसूची में क्या है। छठवीं अनुसूची में 4 राज्य जो हैं स्पेसिफिक, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसको आप जो हैं अमे त्रिमी, ठीक है, अमे त्रिमी के ट्रिक से याद रखिए, क्योंकि डायरेक्ट पेपर में पूछ लेगा कि 6 शेड्यूल में कौन से उत्तर पूर्वी भारत के राज्य हैं जिनका उल्लेख मिलता है, उनके व्यवस्था के बारे में यहाँ वर्णन मिलता है। तो राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में यहाँ पर वर्णन है, तो वो राज्य कौन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब आ जाते हैं हम लोग अपनी 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया, और वो शक्तियाँ किस तरीके से, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज बंटवारा किया गया है। जैसे कि संघ सूची जो होती है, जिसे यूनियन लिस्ट कहा जाता है, यूनियन लिस्ट में टोटल 100 विषय हैं जिसपे कानून बनाने का अधिकार किसे मिला हुआ है, सेंटर को मिला है, केंद्र को मिला हुआ है। राज्य सूची जिसे स्टेट लिस्ट कहा जाता है, इसमें 61 विषय हैं और 61 विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे है, राज्य को है। समवर्ती सूची जिसे कॉन्करेंट लिस्ट कहा जाता है, क्या बोला जाता है इसे, कॉन्करेंट लिस्ट बोला जाता है। इसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बारो किया गया है, जिसको मैंने आपको लास्ट अपने लेक्चर में आपको मैंने बताया था। तो समवर्ती सूची में 52 विषय है जिस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर केंद्र को लगता है कि उसका कानून बनाना अति महत्वपूर्ण है या वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो राज्य के कानून को क्या कर दिया जाएगा, दाब भी सकता है वो, यानी कि केंद्र को समवर्ती सूची पर कानून बनाने की ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। अब हम लोग 8वीं अनुसूची देखते हैं। 8वीं अनुसूची जो है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं के बारे में है। कितनी भाषाओं के बारे में, 22 भाषाओं के बारे में है। एक चीज़ तो आप ये याद रखिएगा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली कितनी लैंग्वेजेस थी, तो ये तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। फिर जो है, क्योंकि आने वाले हमारे जो और वीडियोस होंगे राज्य व्यवस्था से संबंधित जो लेक्चर्स होंगे, उसमें हमें लैंग्वेज भी डिस्कस करनी है, राज्य का जो डेवलपमेंट है वो भी डिस्कस करना है। और आप ये समझ लीजिए कि एक एक पॉइंट लगभग 40 से 60 लेक्चर जो हैं मुझे करने हैं राज्य व्यवस्था पे, जो कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएंगे। ओके, तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं जो हैं, जो कि ऑफिशियली इंक्लूड की गई हैं 8वीं अनुसूची में, तो उनका वर्णन है यहाँ पे। ओके, तो याद रखिएगा कभी पेपर में ये पूछ ले कि 22 भाषाएं जो कि किस शेड्यूल में रखी गई हैं भारतीय संविधान के, तो क्या बताएंगे आप, 8 शेड्यूल में रखी गई। 9 शेड्यूल प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। कौन, 9th शेड्यूल जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। देखिए कोई भी विषय को जब 9th शेड्यूल या 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो उसका फिर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, लेकिन अब इसको भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जाता है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर्स के खिलाफ अगर जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे बोला जाता है मूल संरचना, भारतीय संविधान का जो मूल ढांचा या संरचना है, अगर उसके खिलाफ जाता है तो इसका भी जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। ओके, न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। तो याद रखिएगा प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया। पहली चीज़ तो ये याद रखिएगा कि ये मूल नहीं है। मूल का मतलब क्या है, ये ओरिजिनल नहीं है, इसे बाद में जोड़ा गया। तो जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसी में 9 शेड्यूल को जोड़ा गया था। याद रखिएगा किससे संबंधित है, इस अनुसूची में अगर कोई भी विषय को डाला जाता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, भूमि सुधार जमींदार उन्मूलन से संबंधित ये था मामला। ओके, 10 शेड्यूल देखते हैं। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया है। तो सबसे पहली चीज़ तो याद रखिएगा कि जो 10th शेड्यूल है या 10वीं अनुसूची है, भारतीय संविधान में किस अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया है, तो वो जोड़ा गया है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 द्वारा। ठीक है, और इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है दल बदल से संबंधित संविधान कानून का उल्लेख है ये, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एंटी डिफेक्शन। क्या बोला जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ बोला जाता है। और एंटी डिफेक्शन का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति जब एक पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ता है तो उसकी इंटीग्रिटी जो होती है उस पार्टी से जुड़ जाती है, लेकिन वो अपने पर्सनल हित के लिए लोगों ने जो उसको वोट किया है वो उसके साथ क्या करके, विश्वासघात करके वो किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो उसकी जो मेंबरशिप होती है,
ठीक है, जो सदस्यता होती है, पार्लियामेंट सदस्यता जो होती है उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो यही चीज़ क्या कहलाती है, दल बदल कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ बोला जाता है इसे। ओके, एंटी डिफेक्शन लॉ, इस पे मैं एक एकदम हट के सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको सारे कन्फ्यूजन्स जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखते हैं 11th शेड्यूल, जिसे बोला जाता है 73rd संविधान संशोधन में, ठीक है, ये जोड़ा गया। जो 11वीं अनुसूची है, 11th शेड्यूल है, ये किसके द्वारा जोड़ा गया, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73वां संवैधानिक संशोधन जो कि 1992 में किया गया था, उसके माध्यम से जोड़ा गया। और इसमें क्या जोड़ा गया, भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त हुई, संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त हुई। और इसके अंदर 29 विषय हैं जिसपे पंचायती राज व्यवस्था जो होती है उसके तहत काम कर सकती है इस 29 विषय पे। ओके, तो याद रखिएगा कि 11th शेड्यूल कब जोड़ा गया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में जोड़ा गया। और इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRI या पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। 12th शेड्यूल, ये भी वही टाइम पे बना और इसे जो है 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसके अंदर नगर पालिका की शक्ति का उल्लेख किया गया और इसमें टोटल विषय 18 हैं। तो शहरों के लिए जो नगर पालिका यानी कि म्युनिसिपल सिस्टम जो होता है उसको 12th शेड्यूल के तहत रखा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और इसे भी बाद में जोड़ा गया। तो 4 चीज़ें आप याद रखिएगा कि 9th 10th प्लस 11th प्लस 12th, ये 4 जो शेड्यूल्स हैं इनको कब जोड़ा गया है, इनको एक टाइम प्रोसेस में जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ती गई उनके हिसाब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया है। तो ये ओरिजिनल नहीं है, ओके, ओरिजिनल नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ओरिजिनल शेड्यूल्स हैं वो 8 हैं, लेकिन वर्तमान में जो प्रेजेंट टाइम में जो शेड्यूल्स हैं वो 12 हैं। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा। आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा शेड्यूल, और इसके लिए किसी ट्रिक वगैरह की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा भी आप इसको वीडियो को रिपीट करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, एकदम बटर जैसे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है मैंने प्रिपरेशन शुरू भी कर दी है। आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।